नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सम्मेलन में कहा 1 लाख फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला। 37,000 कंपनियों पर भी गिरेगी गाज। सार्वजनिक बर्बरता से राष्ट्रपति ने समाज को किया आगाह। नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन का विमोचन। सोनिया गांधी ने बढ़ती असहिष्णुता पर जताई चिंता। जीएसटी से 3 महीने में पैदा होंगी 1 लाख नौकरियां। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान। जीडीपी में इजाफे के साथ महंगाई घटने का दावा। असम में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर। 8 जिलों के 450 गांव जलमग्न। 2.5 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला आज। डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर 3 बजे होगा मैच। वेस्ट इंडिया से टीम इंडिया का चौथा वनडे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो काला धन छुपाने में मदद करेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सीए समुदाय से अपील की है कि वो लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की शपथ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को भी स्वच्छ बनाने में लगी हुई है और देश को लूटने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कर चोरी में लगी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी 37,000 से ज्यादा कंपनियों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 3 लाख कंपनियों की छानबीन के बाद 1 लाख से ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। जिन्होंने गरीब का लूटा है उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन के खिलाफ उनकी सरकार के कदमों का असर स्विट्जरलैंड के बैंकों के ताजा आंकड़ों से भी दिख रहा है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते बाजार और मजबूत होती अर्थव्यवस्था के चलते पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ हैं। लिहाजा आर्थिक सुधारों के लिए अगर कठोर कदम उठाने का मौका मिला है तो सरकार को उठाना चाहिए। वित्त मंत्री ने व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन पर सवाल भी उठाया। कुछ इंटरिम जो मध्यस्थ हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हैं या ट्रेड में हैं, वो तो बर्डन पास ऑन करते हैं। कंज्यूमर कहीं देश में शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि जो बास्केट ऑफ टैक्सेशन है ओवरऑल उसको हमने और रीजनेबल करने की कोशिश की है। तो एक तो ट्रेड के लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? ट्रेड ने तो अपनी जेब से पैसा नहीं देना, ये तो कंज्यूमर पे जाना है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में आर्थिक विकास में सीए समुदाय के योगदान का भी उल्लेख किया गया। साथ ही देश को आगे बढ़ाने में उनसे अपना काम ईमानदारी से करने की अपील की गई। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी को जहां पे सत्ताधारी एनडीए शानदार कदम बता रहा है तो वहीं विपक्ष ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया जताई है। कुछ पार्टियां जीएसटी के समर्थन में हैं तो वहीं कुछ खुलकर इसके विरोध में उतर आई हैं। जीएसटी को बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार मान रही है।
पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और देश में इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा। 125 करोड़ की आबादी का एक ही बाजार बना है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी और साथ में कई ऐसे राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े थे, उसको भी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मौजूदा जीएसटी पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है वो कांग्रेस की सोच से काफी अलग है। जो जीएसटी का स्वरूप इन्होंने दिया है वो कतई सफल नहीं होने वाला है और इतने कठोर ये नियम बनाए हैं कि थोड़ा सा भी कहीं गलती होगी तो जेल जाओ। तो ये केवल टैक्स अथॉरिटीज़ को चंदा वसूली के लिए ये इन्होंने इस तरह के कानून बनाए हैं। सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है, तो वहीं एनसीपी और जेडीयू ने जीएसटी का स्वागत किया है। जेडीयू ने सरकार से सुनिश्चित करने की मांग की है कि लागू होने के बाद अब लोगों को परेशानी ना हो। जीएसटी के विरोध में कल देश पूरा बंद रहा। इसी से समझ लेना चाहिए कि कितना बड़ा विरोध जीएसटी का है। हम इसे कानून मानते हैं, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं जब कभी भी केंद्र में हम आए तो इस कानून को वापस करें। When so much work has been done both by UPA as well as by NDA, and then after a marathon exercise of several years, if something has emerged, I hope that it must be a truly good tax. जो कुछ आशंकाएं हैं इसको लेकर के, तो सरकार को देखना चाहिए कि वो आशंकाएं निर्मूल साबित हों और उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मध्य रात्रि में संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के आयोजन पर कई पार्टियों ने आपत्ति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, सभा टीवी। जीएसटी को लेकर व्यापारियों और राजनीतिक दलों ने कल भी विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक व्यापारियों के साथ राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे और जीएसटी वापस लेने की मांग की। जीएसटी लागू होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में व्यापारियों और राजनीतिक दलों ने विरोध तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों को डर है कि इसके लागू होने से राज्य के विशेष दर्जे पर असर पड़ेगा। इसके विरोध में घाटी में बाजार बंद रहे और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में भी व्यापारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापारी 5% टैक्स लगाए जाने से खासे नाराज दिखे। व्यापारियों की मांग है कि केवल कपड़ा उत्पादन पर टैक्स लगाया जाए। इनका कहना है कि अलग अलग जगहों पर टैक्स लगने से कपड़ा उद्योग पर खासा असर होगा। करीब 10 करोड़ लोग इस देश में कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो कि 80% उसमें से अशिक्षित हैं, जो कि कंप्यूटर का न तो ज्ञान रखते हैं न उनके आदत में है। इस कारण से हम चाहते हैं कि कपड़े पे जो टैक्स है वो यहाँ में नहीं बढ़ा दिया जाए और कपड़े को इससे मुक्त रखा जाए। आगरा, पटना और कोलकाता में भी व्यापारी और राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे। आगरा में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और जीएसटी को वापस लेने की मांग की। कोलकाता में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के खिलाफ जुलूस निकाला। पटना में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अगर एक सप्ताह के अंदर वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी समूचे बिहार में घूम कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी और जीएसटी का विरोध किया। पार्टी ने जीएसटी को तुरंत वापस लेने की मांग की। जीएसटी पे रोक लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महीने की पहली तारीख घर का बजट बनाने का दिन होता है। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनु दीवान ने। टैक्स पर टैक्स की योजना को खत्म करने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद क्या चीज़ें सस्ती हुई और क्या महंगी, यही देखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन चीज़ों के साथ जिनसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, यानी कि साबुन,
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और आपकी चाय और कॉफ़ी को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए चीनी के दाम भी जीएसटी लगने के बाद सस्ते हो गए हैं। जीएसटी लागू होने से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, जो मेकअप का सामान होता है कि जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आईलाइनर, मेकअप का तमाम तरीके का सामान जो होता है, जिसके ऊपर पहले 17% के करीब का टैक्स लगता था, अब 28% की श्रेणी में आएगा और ये कॉस्मेटिक के सामान को महंगा कर देगा। जो आटा, चीनी, चावल, दाल हम नॉन ब्रांडेड में ले रहे हैं उनके ऊपर कोई कर नहीं, लेकिन जैसे ही वो किसी ब्रांड या किसी पैकेट में जाते हैं तो इनके ऊपर जीएसटी लागू हो जाता है और ये दाम को महंगा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद जीएसटी लागू करने का वन नेशन वन टैक्स रहा है और ये वन नेशन वन टैक्स आम जनता की जेब को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन नारायण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, नोएडा। जीएसटी लागू होने के बाद कई मॉल्स छूट के ऑफर दे रहे हैं। छूट का फायदा उठाने के लिए लोगों की भारी भीड़ मॉल्स में उमड़ी। आइए देखते हैं लोगों की जीएसटी पर क्या है प्रतिक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसटी लागू होने से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो रही है। हाँ, कुछ चीज़ें महंगी हुई है, बट हाँ, डेली नीड की जो चीज़ें होती है जैसे ग्रॉसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स एंड स्पेशली जो स्टेपल्स आइटम्स है, ग्रेन्स हो गए, तो काफ़ी अच्छा स्कीम आ रहा है, काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एज अ कस्टमर आई एम वेरी हैप्पी। जैसे ईटेबल्स का सस्ता हो गया, काफ़ी ईटेबल्स सस्ता है, चीनी, चाय ये सब सस्ता है एंड बाकी जो कॉस्मेटिक्स वो महंगा है, तो कॉस्मेटिक्स भी वो भी आना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। जो नॉर्मल घर की हैं वो तो सस्ती मिली हैं, जैसे कि अपनी हार्पिक क्लीनर वगैरह हो गया और इसका था रिंगो कंटेनर और रूह अफ़ज़ा शरबत था, उस पर 6% ही जीएसटी लगा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें जो नॉर्मल पैक्ड आती हैं, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह होगी, उस पर 26% जीएसटी लगा है। महंगा वही जो पैक्ड फूड आता था वो महंगा है। जैसे मैंने नमकीन लिया है वो उस पर लगा है 26% टैक्स लगा है जो पैक्ड नमकीन आता है। फिर कोल्ड कॉफ़ी और कोको मिल्क है, इस पे 26% लगा है। There has been the one tax, the one nation one tax system, so that is not bothering to the people at least. कि यहाँ से दिल्ली से खरीदना है कि मुंबई जा रहे हैं, अरे नहीं यार मुंबई सस्ता, वहाँ से लेके आ जाओ, तो वो एक हेडक नहीं है कि आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अभी जब भी एक पूरा टैक्स लगेगा एक ही बार, तभी उससे बहुत अच्छा होगा, हमारा तो यही विश्वास है। सरकार को नए टैक्स सिस्टम से देश में बड़ी तादाद में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्री का मानना है कि अगले कुछ महीनों में लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। साथ ही वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगने वाले वक्त में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जीएसटी का देश की जीडीपी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद पहले 3 महीने में भारी संख्या में नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई टैक्स प्रणाली बेरोजगारों को काम देने में मददगार साबित होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर लागू होने के 3 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से अकाउंटेंसी के क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हैदराबाद में शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने का पल आर्थिक और कर की आज़ादी हासिल करने जैसा है। उन्होंने कहा कि नए टैक्स सिस्टम की वजह से अब ना तो सामान की आवाजाही में दिक्कत होगी और ना ही परिवहन में देरी, क्योंकि राज्यों के बीच सीमा चौकियों की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसी वजह से वस्तुओं की अंतर्राज्यीय ढुलाई में देरी भी नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की रफ्तार बढ़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इससे जीडीपी 7% से बढ़कर 9% होने की उम्मीद है। इसके अलावा जरूरी चीजों की कीमतों में गिरावट के साथ महंगाई पर भी रोक लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो।
सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संवैधानिक मूल्यों को देश के लिए जरूरी करार दिया। नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन को कल लॉन्च करते हुए उन्होंने नेहरू समेत कई बड़े नेताओं के योगदान को याद किया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में असहिष्णुता के मुद्दे को उठाया। With the transformational characteristics, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को ऐसा बनाने के लिए कई नेताओं ने अपनी जिंदगी लगा दी। Freedom is in peril. Defend it with all your might. These words may have been written in 1939, but has its application and relevance for all time whenever freedom is in danger. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए सत्ताधारी बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने देश में मौजूद असहिष्णुता पर जाहिर की और कहा कि कुछ लोग देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। By rising intolerance, by malevolent forces that tell Indians what they cannot eat, who they cannot love, what they cannot say, indeed, what thoughts they cannot hold. And all this is being encouraged by a culture of vigilante violence actively supported by those who are supposed to enforce the law. नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन के विमोचन के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में बेकाबू भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब भीड़ का आवेश तर्कहीन हो जाए और लोग बेकाबू हों तो ऐसे में विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए लोगों को सतर्क होना चाहिए। राष्ट्रपति ने बौद्धिक वर्ग से इस मुद्दे पर मुखर और सजग होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते समाज में जागरूकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया की सजगता के चलते लोकतंत्र का अस्तित्व बरकरार है और ये सजगता बनी रहनी चाहिए। When mob frenzy becomes so high and irrational, uncontrollable, we ought to pause and reflect. Are we vigilant enough? I am not talking of vigilantism. I am talking of, are we vigilant enough proactively? एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई नेताओं से कल मुलाकात कर समर्थन मांगा। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम से चेन्नई में मुलाकात की। एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी से भी कोविंद की कल मुलाकात हुई। इस मौके पर पुडुचेरी के सांसद आर राधाकृष्णन और केरल में बीजेपी के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार ने तमिलनाडु के सभी सांसदों और विधायकों से उन्हें समर्थन देने की अपील की। उन्होंने इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बताते हुए अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने की बात कही। मीरा कुमार ने कल चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि और कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। इसके अलावा वो कांग्रेस, आईयूएमएल और लेफ्ट दलों के नेताओं से भी मिली। चेन्नई से पहले मीरा कुमार ने बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की। उन्होंने जेडीएस नेता से समर्थन देने की अपील की। मीरा कुमार यहां पे कांग्रेस सांसदों और विधायकों से भी मिली। और देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन हुआ है। गुजरात के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज और बारिश होने की आशंका है।
असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारपेटा, लखीमपुर, जोरहाट, करीमगंज, धेमाजी, कार्बी आंगलोंग समेत कई जिलों के 2,68,000 लोग पीड़ित हैं। 453 गांव पानी में डूबे हैं, जबकि 5,272 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा बुरा असर करीमगंज जिले पर पड़ा है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी बारिश से हाल बेहाल है। मणिपुर के इम्फाल में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं। गुजरात के टंकारा में पिछले 2 दिन में ही 280 मिलीमीटर बारिश हो गई है। जगह जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ शनिवार को बाढ़ के पानी में फंसे करीब 14 लोगों को बचाया गया। राज्य के बाकी इलाकों का भी यही हाल है। पहुंचने के बाद हमारा काम शुरू कर दिया है और बच्चे निकाले गए हैं। उसमें 9 बच्चे हैं, टोटल 9 बच्चे निकाले गए हैं और एक जेंट्स है और एक महिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी यही हाल है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन के चलते मनाली लेह मार्ग बंद है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 7 जुलाई तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। जैसे कि अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया है, तो ये जो मानसून है लगभग जो सितंबर का लास्ट वीक है तब तक रहने की उम्मीद है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से खोल दिया गया है। रामबन और उधमपुर जिले में भूस्खलन के बाद शनिवार को इसे बंद रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। पहले 3 दिन में ही श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर स्थित इस मंदिर में पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 29 जून को 40 दिन की तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई थी। दरअसल जत्थों पर आतंकी हमलों का खतरा था, जिसके बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 35 से 40,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया। इस बीच तीर्थयात्रियों में शामिल पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की कल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा 3 हो गया है। और मुंबई की भाईखला जेल में महिला कैदी की मौत के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जेल अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन पर यह कार्रवाई की। 23 जून को कैदी मंजुला शेट्टी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। आरोप ये लगा था कि जेल के अधिकारियों और स्टाफ ने मामूली सी बात पर मंजुला के साथ मारपीट की थी। सभी आरोपियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। 45 वर्षीय महिला की मौत के बाद 200 कैदियों ने प्रदर्शन किया। इन कैदियों में शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी शामिल थीं। कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने कल लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी शामिल है, जो हाल ही में अच्छाबल में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। इस दौरान 2 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि कई नागरिक घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को डियालगाम इलाके के ब्रिंती बटपोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी और आजाद दादा मारे गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक बशीर लश्करी 16 जून को अच्छाबल में पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था। इस हमले में SHO फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 2 militants have been neutralized. One of them Bashir Lashkar, and he was involved in martyring 6 policemen. Bashir Lashkar was a criminal of highest order, involved in 6 cases, including the attack on the 6 policemen who were martyred, and including SHO Achhabal. हालांकि इस मुठभेड़ में 2 कश्मीरी नागरिकों की भी जान गई। 44 साल की ताहिरा आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग की चपेट में आई, जबकि 21 साल के शादाब अहमद चौपान की मौत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 4 नागरिक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। In the morning, one lady was brought dead to the hospital. She got hit in a crossfire, and
I heard now that one more boy has come series in Skim Saura. Probably he also got hit in the crossfire. ये ऑपरेशन सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। पुलिस के मुताबिक आतंकी करीब 17 आम नागरिकों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने इन नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद आतंकियों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द पूरी राजनयिक मदद यानी कि काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने को कहा है। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उसे पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल में कथित तौर पर जासूसी और दूसरे आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान की ओर से सौंपी गई सूची के मुताबिक करीब 500 मछुआरों सहित 546 भारतीय नागरिक पाक की जेलों में बंद हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान से हामिद निहाल अंसारी और कुलभूषण जाधव समेत तमाम भारतीय नागरिकों को जल्द पूरी राजनयिक मदद मुहैया कराने की अपील की गई है। और पाकिस्तान ने हाफिज सईद के जमात-उद-दावा के एक नए संगठन तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई गुपचुप तरीके से की गई। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की है। 5 फरवरी को इस संगठन ने भारत विरोधी रैलियां निकाली थी। इसी दिन कश्मीर दिवस होता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन को 8 जून को प्रतिबंधित सूची में डाला गया था। दरअसल वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बैठक में पाकिस्तान को निगरानी सूची में रखा है। संगठन के मुताबिक आतंकियों के वित्तीय स्रोत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। भारत ने भी फरवरी में संगठन की बैठक में ये मुद्दा उठाया था। चीनी सैनिकों के साथ गतिरोध के बीच भारत ने चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया है। भारत पिछले महीने ही एससीओ संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। गुरुवार को हुई इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देश शामिल हुए। चीनी मीडिया के मुताबिक भारत ने बैठक में सिक्किम विवाद का मुद्दा भी उठाया है। सिक्किम में चीनी सेना के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक चीन में लियाओइन प्रांत के डालियान शहर में गुरुवार को हुई। भारत की तरफ से भारतीय दूतावास के अधिकारी एससीओ की बैठक में शामिल हुए। बैठक का मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और सीमा नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखना है। भारत ने बैठक में सिक्किम सीमा पर पैदा हुए विवाद को उठाया, लेकिन इसका दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के जून में संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद ये एससीओ की पहली बैठक है। संगठन के बाकी सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। चीन ने सिक्किम सेक्टर में डोकालाम को अपना हिस्सा दिखाते हुए नक्शा जारी किया है। नक्शे में नीले रंग के तीर निशान से डोकालाम दिखाया गया है। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने 18 जून को उसके इलाके में सीमा लांघी थी। चीन ने बातचीत के लिए भारत को पहले सैनिकों को बुलाने की बात कही थी। दरअसल डोकालाम भारत, भूटान और चीन की तिहरी सीमा पर स्थित है और चीन जहां सड़क निर्माण कर रहा है उस हिस्से को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आज फिर से आपस में भिड़ेंगी, लेकिन इस बार ये मुकाबला महिला विश्व कप में है। इंग्लैंड में आज डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच 2005 से 2017 के बीच 9 बार वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान को सभी में हार मिली है। महिला विश्व कप 2017 में भारतीय टीम अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है। भारत ने गुरुवार को वेस्टइंडीज की टीम को 7 विकेट से हराया था, जबकि इंग्लैंड के साथ हुए पहले मुकाबले में 35 रनों से जीत दर्ज की थी। और भारत वेस्टइंडीज की 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया जीत की ओर है। आज दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा मैच खेला जाना है। सीरीज में भारत की टीम 2-0 से आगे है और अगर आज का मैच जीतती है तो टीम इंडिया को 3-0 की निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
प्रधानमंत्री की काले धन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मेलन में कहा 1 लाख फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला, 37,000 कंपनियों पर भी गिरेगी गाज। सार्वजनिक बर्बरता से राष्ट्रपति ने समाज को किया आगाह। नेशनल हेराल्ड के स्मारक प्रकाशन का विमोचन। सोनिया गांधी ने बढ़ती असहिष्णुता पर जताई चिंता। जीएसटी से 3 महीने में पैदा होंगी 1 लाख नौकरियां। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का बयान। जीडीपी में इजाफे के साथ महंगाई घटने का दावा। असम में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर। 8 जिलों के 450 गांव जलमग्न। 2.5 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला आज। डर्बी के काउंटी ग्राउंड पर 3 बजे से मैच। एंटीगुआ में होगा वेस्टइंडीज से टीम इंडिया का चौथा वनडे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।